नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना की दूसरी लहर से इस वक्त पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है। वही संक्रमण के मामले में दिल्ली में संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली में संक्रमण की दर 24% से बढ़कर 30% हो गई है। 100 से कम आईसीयू के बेड बचे हैं और ऑक्सीजन की भी कमी है। इसको लेकर मैंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और गृह मंत्री अमित शाह से बेड की कमी को लेकर बात की है और उन्हें बताया है कि हमें इसकी तत्काल सख्त जरूरत है। दिल्ली में संक्रमण का दर 24% से बढ़कर 30% हो गया है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। दिल्ली में इस वक्त स्थिति है कि मात्र 100 बेड ही आईसीयू के बचे हैं। सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। ये हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी हैं, उनसे भी मदद मांग रहे हैं, उनसे मदद मिल रही है। जो मदद अभी तक हमें उनसे मिली है उसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और कल मेरी शाम को डॉक्टर हर्षवर्धन से भी बात हुई थी। उनको भी मैंने बताया कि हमें बेड्स की और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस वक्त दिल्ली में जो आईसीयू बेड्स हैं वो काफ़ी कम हैं। 100 के करीब आईसीयू के बेड अभी बचे हुए हैं और ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार से उनकी बात हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से उन्होंने बातचीत की है और केंद्र की ओर से मदद भी मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती राज्य सरकार के लिए यही है कि संक्रमण का दर आज से 20-25 दिन पहले जो 1 और 2% के करीब था, वो धीरे धीरे 5, 10, 15, 20 से होते हुए अब ये 30% तक पहुंच गया है। और ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि संक्रमण का दर जब तक नहीं कम होगा तब तक आप इस स्थिति से रूबरू होते रहेंगे। संक्रमण का दर, अब जितनी आपको आज 100 बेड की ज़रूरत है, आज संक्रमण का दर का जो दर है वो 30% है। कल हो सकता है संक्रमण का दर 35% हो जाए, 40% हो जाए, तो आपको फिर से 500,000 और बेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि संक्रमण के दर को कैसे कम किया जाए, क्योंकि अगर संक्रमण का दर बढ़ता रहा तो आपके जो तमाम इंतजामात हैं वो कम होते रहेंगे। हालांकि इसको लेकर कई सारे कदम जरूर दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए हैं। नाइट कर्फ्यू हो, वीकेंड लॉकडाउन हो। तो दिल्ली में संक्रमण का जो दर है वो लगातार चुनौती बना हुआ है। दिल्ली में बेड की भी कमी हो रही है, ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है और ये चुनौती राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। तो दिल्ली में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। ऑक्सीजन की कमी भी दिल्ली में हो रही है और बेड्स लगभग 100 के करीब बचे हैं और ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इस बात को खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी माना है
कि दिल्ली में 100 से भी कम अब बेड बचे हैं और इसको लेकर वो केंद्र से लगातार बातचीत कर रहे हैं। केंद्र से जो भी मदद मांगी जा रही है वो मदद भी केंद्र की ओर से मुहैया करवाई जा रही है। इस वक्त गुलशन सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, हमारे संवाददाता, इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए। गुलशन, जिस तरीके से संक्रमण का दर दिल्ली में बढ़ रहा है, ये दिल्ली सरकार के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब तक संक्रमण के दर को रोका नहीं जाएगा, तमाम जो व्यवस्था और इंतजाम किए जा रहे हैं वो कम पड़ते रहेंगे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक संक्रमण की चैन को नहीं रोका जाएगा, तब तक हम कितने भी प्रयास कर ले वो निश्चित कम होते ही रहेंगे। और जिस तरह दिल्ली में 24,000 से भी ज्यादा आंकड़ा सामने आया है कोरोना मरीजों का, उस लिहाज से ये बात कही जा सकती है कि दिल्ली सरकार को अब संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े वो काम करना पड़ेगा और वो कदम उठाने पड़ेंगे। इसी में दिल्ली वालों का भला है। जी, और गुलशन, इसके लिए क्या तैयारी है, क्योंकि सेंट्रल की ओर से तो तमाम मदद की जा रही है, मदद मुहैया जरूर करवाई जा रही है, खुद अरविंद केजरीवाल ने इस चीज़ को माना है, लेकिन इसके अलावा संक्रमण का दर अगर नहीं कम होता है तो वीकेंड लॉकडाउन तो आपने लगा दिया, इसके आगे क्या, अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, अभी जो फिलहाल दिल्ली सरकार है वो वीकेंड कर्फ्यू पर ही इसको संक्रमण की चैन को तोड़ना चाहती है। उन्होंने 23 बैंक्वेट हॉल और हॉस्पिटलों को इस तरह से चिन्हित किया है कि जिससे 2112 बेड बढ़ सके, और साथ ही केजरीवाल जी ने 6000 और नए बेड तैयार करने का ऑर्डर दिया है, जिससे ऑक्सीजन हॉस्पिटल, जिसको ऑक्सीजन बेड कहा जाएगा, और अगर संक्रमण बढ़ता है और मरीजों की संख्या बढ़ती है तो निश्चित रूप से उन बेडों का इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, ये सवाल अपने आप में बेहद चिंताजनक है कि अगर मान लीजिए संक्रमण नहीं टूटता है और चैन नहीं टूटती है तो क्या होगा? तो फिर निश्चित रूप से पहले की तरह, जैसे बीते साल की तरह लॉकडाउन की तर्ज पर ही दिल्ली को रोकना होगा। लेकिन अब दिल्ली में आज अगर हम बात करें, वीकेंड लॉकडाउन है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों की तरफ से इस वीकेंड लॉकडाउन का पालन भी हो रहा है, लोग अब गंभीरता को समझ रहे हैं। जी, मेरे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। सर, आज आप सड़कों पर हैं, क्या कहेंगे? सर, हमें तो दिल्ली में डर लग रहा था कि यहाँ जो भी बीमारियां हो रही इसे कहीं इधर ही ना मरना पड़े, इससे बढ़िया अपना घर निकल जाओ, परिवार से मिल लो, जो भी होगा वहाँ देखा जाएगा। आप दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं? गोरखपुर। तो अब आपको कर्फ्यू के दौरान निकलने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कि हर जगह पुलिस वाले खड़े हैं, चेक कर रहे हैं कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कार्ड देख रहे हैं, ना जॉब कर सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं कुछ लेने के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारे। अच्छा, एक शिकायत सुनने में आ रही थी कि बस वाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसे हमने अभी टिकट की बात की है, टिकट भी हमने कराया है, हमारा साला जा रहा है घर पे, 1600 रुपया उन्होंने बैठने वाली सीट का लिया है, जो प्राइवेट बस का मनमाना किराया ले रहे हैं। अब मजबूरी में है तो आदमी को जाना ही पड़ेगा, तो हमने 2 टिकट कराया, दोनों का 3200 रुपया हमने दिया है। तो आप लोग कोई अपना कोरोना का RT-PCR जांच करवा कर जा रहे हैं या सीधा वैसे ही चले जा रहे हैं? नहीं, हम लोगों ने जांच कराया, एक्चुअली हम लोग अभी सेफ है, उस कैटेगरी में नहीं है, हम लोग अपने आप को सेव करके रखे हैं ताकि यहाँ से घर निकल जाए। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। ओके। इस वक्त आपने सुना कि लोग अपना जो आशंकित हैं कि अगर ये वीकेंड कर्फ्यू लंबा रहा तो निश्चित रूप से उन्हें परेशानी होगी और इसलिए वो अपने घर जा रहे हैं। लेकिन गुलशन, इस तरीके से लोग घर जा रहे हैं, उन्होंने बताया कि पुलिस वाले जरूर दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहे हैं, ये तो डर का माहौल जरूर बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि सरकार की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि फिलहाल लॉकडाउन का उनका कोई प्लान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं दिल्ली के अलग अलग रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से, तो वहां पर जो लोगों की भीड़ है वो लॉकडाउन को लेकर सशंकित है और वो सब अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। जी, दिल्ली की सड़कों पर इस तरह की तस्वीर वीरवार से ही देखने को मिल रही थी, जहां लोगों ने वीकेंड से पहले और वीकेंड के दौरान पलायन करना शुरू कर दिया है। कल भी जब न्यूज़ 1 इंडिया जमीन पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो हम लोगों ने देखा मधुबन चौक, रोहिणी, पीरागढ़ी चौक, बाईपास, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से प्रवासी लोग अधिक संख्या में गुजरते हैं। तो हमने देखा वहां पर भी लोग जा रहे थे
और सभी के मन में ये बात थी कि अगर कामकाज नहीं रहेगा और लॉकडाउन की तरह ये तर्ज पर वीकेंड कर्फ्यू आ गया तो ऐसे में घरों का किराया कैसे देंगे, अपने बच्चों का खर्चा कैसे उठाएंगे। तो लिहाजा एक अनजाने डर से लोग पलायन की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज लॉकडाउन को लेकर जब आप निकल रहे हैं तो किस तरीके से रिस्पांस दिख रहा है? लॉकडाउन को लेकर लोगों के जहन में कोई डर है? लॉकडाउन को लोग फॉलो कर रहे हैं? ये हम सीधा कॉलर से जानते हैं। सर आप बताइए कि आपके मन में लॉकडाउन को लेकर किस तरीके से आप क्यों आशंकित हो रहे हैं? अगर आगे चल के दोबारा लॉकडाउन लग गया 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? जॉब होगी नहीं, किराएदार अपना किराया मांगेगा, हम लोग दे नहीं पाएंगे। जिस तरह पिछली बार दिल्ली सरकार ने 10 लाख लोगों को रोज खाना दिया था, अब ये सर हमें पता नहीं है, जहाँ दिया होगा वहाँ दिया होगा, लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ऐसा कोई नहीं था। चलिए, इनका साफ तौर पर कहना था कि जो लॉकडाउन के दौरान स्थिति होगी उससे निपटने के लिए ये पहले से तैयार हैं, इसलिए अपने पलायन की ओर बढ़ रहे हैं। और दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर लोगों के जहन में है, क्योंकि ये भी एक रिपोर्ट आ रही है कि अलग अलग जो मार्केट के एसोसिएशन हैं उनकी ओर से दिल्ली सरकार को ये लिखा गया है कि आप पूर्ण तरीके से लॉकडाउन ना लगाएं, लेकिन कुछ अल्टरनेटिव उपाय निकाल सकते हैं। मसलन अलग अलग सेक्शन को चिन्हित करके कि किस अलग अलग दिनों में अलग अलग चीजों की दुकानें खुले। जी, इस तरह के देखिए सुझाव कई तरह के आ रहे हैं कि वीकेंड कर्फ्यू को थोड़ा 3 दिन का कर दिया जाए, या कुछ लोगों के अगर सर्वे में बात माने, जैसा भी एक सर्वे में दावा किया गया था कि दिल्ली की 59% जनता चाहती है कि 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगे, लेकिन कुछ ऐसे संगठन भी है जो सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि या तो वो ऑड इवन की तर्ज पर दुकानों को खोलें, बाजारों में रोक लगाएं, सिनेमा घरों में रोक लगाएं, जैसा कि सपा और जिम वगैरह में रोक चल रही है। इस तरह की पाबंदियां बढ़ाकर दिल्ली में लॉकडाउन ना लगाएं, क्योंकि लॉकडाउन के जो बाद में आर्थिक रूप से परिणाम सामने आते हैं वो बहुत भयावह होते हैं, और मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय व्यक्ति पूरी तरीके से टूट जाता है लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि उसके पास ना तो कामकाज बचता है, ना ही वो सक्षम रह पाता है किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए। चलिए गुलशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने ट्वीट कर बेड की मांग की है। वीके सिंह के भाई को बेड नहीं मिल रहा है। गाजियाबाद के किसी भी अस्पताल में उन्हें बेड नहीं मिला। अपने कोविड मरीज भाई के लिए बेड की तलाश कर रहे हैं वीके सिंह। वीके सिंह ने गाजियाबाद के डीएम को भी मैसेज किया है। गाजियाबाद के सांसद हैं जनरल वीके सिंह, और उनके भाई कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन उनके भाई को भी बेड नहीं मिल पा रहा है, और इसको लेकर उन्होंने मदद की अपील की है। बाकायदा गाजियाबाद के डीएम को उन्होंने मैसेज भी किया है, और ये उनका ट्वीट है। बताइए, ये स्थिति इस वक्त देश के बड़े शहरों में है कि केंद्रीय मंत्री तक को भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज को भी देखकर अगर आम लोग समझें, डरें, तो शायद स्थिति की नाजुकता को आप समझ सकते हैं। जब देश के केंद्रीय मंत्री के भाई की तबीयत खराब है, वो संक्रमित है और उनको बेड नहीं मिल रहा। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, सरकार कितने भी दावे करे, प्रशासन कितने भी दावे करे, लेकिन जनरल वीके सिंह का जो ट्वीट है वो पूरी कहानी को बयां कर रहा है। अगर एक केंद्रीय मंत्री अपने भाई के लिए बेड का व्यवस्था नहीं कर पा रहा और वो मदद मांग रहा है, तो ये भयावहता को समझा जा सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बड़ी बात जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से जनरल वीके सिंह जो है गाजियाबाद को रिप्रेजेंट करते हैं, सेना प्रमुख रह चुके हैं, और बावजूद इसके जिस तरीके से आज उन्होंने ट्वीट करी जानकारी दी कि उनके भाई कोरोना पॉजिटिव है, और बावजूद इसके वो गाजियाबाद में चूंकि कोई बेड नहीं उपलब्ध है और कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद उनको बेड नहीं मिल रहा है, जिसके बाद उन्होंने सभी जगह
कोशिश करने के बाद अब ट्वीट के जरिए कहीं ना कहीं ये मांग की है कि उनके भाई को इसमें बेड उपलब्ध होना चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार धर्मबड़ी त्रिपाठी, साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश बीजेपी में महामंत्री पंकज सिंह को भी उन्होंने ट्वीट में टैग किया है, डीएम गाजियाबाद को टैग किया है और कहीं ना कहीं ये मांग की है कि उनको उनके भाई को बेड उपलब्ध होना चाहिए, उसके लिए प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था की जाए। तो निश्चित है कहीं ना कहीं ये ट्वीट ये बता रहा है कि मौके की भयावता कितनी है, जहां एक केंद्रीय मंत्री को अपने भाई के लिए बेड की जरूरत पड़ने पर ट्वीट करना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर बड़ा सवाल जरूर है, खास तौर पर उन लोगों के लिए एक नसीहत भी है जो लोग कहीं ना कहीं इस तरीके से पावरफुल नहीं है, उनको चाहिए कि वो गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि जब एक केंद्रीय मंत्री के लिए बेड मिलना इतना कठिन है और इसका सवाल यही है कि बड़े पैमाने पर लोग हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज है जिस वजह से बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और जो दिशा निर्देश है उसको फॉलो करना होगा। बहुत ज्यादा जरूरत ना होने पर घर से ना निकलें, सबसे बड़ा उपाय यही है। कहीं ना कहीं इस ट्वीट के जरिए ये जरूर एक संदेश सभी के लिए रहा है जी। लेकिन इस व्यवस्था को हम कैसे दुरुस्त करें? सरकार के लिए तो चुनौती होगी कि ये जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब तक मामलों की संख्या कम नहीं होगी तब तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कम ही पड़ेंगी। बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है और ये बड़ा सवाल निश्चित है कार्य प्रणाली पर भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करें तो पहले से ही उत्तर प्रदेश में अगर कोरोना काल के पहले भी देखेंगे तब भी डॉक्टर्स की बड़े पैमाने पर कमी थी। हॉस्पिटल्स को उच्चीकृत किया जाना था, चाहे वो मेरठ रहा हो या फिर नोएडा रहा हो या उसके अलावा लखनऊ हो या फिर लखनऊ का एसजीपीजीआई जैसा हॉस्पिटल हो, इन पर दबाव की सबसे बड़ी वजह यही है कि कहीं ना कहीं जो जिला अस्पताल जो है उनमें वो व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है, पहले से ही उनकी व्यवस्थाएं खराब है और कोरोना काल के दौरान जब कहीं ना कहीं उन पर बर्डन पड़ रहा है तो इन बड़े हॉस्पिटल्स पर, बड़े जिलों पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ रहा है। ये एक बड़ी वजह है कि कोरोना मरीजों को इलाज मुहैया कराने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना सरकार को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि जिला अस्पताल में डॉक्टर की कमी है, ये सर्वविदित है और सबको ये जानकारी है। डॉक्टर जो जिला अस्पताल है वहां पर उपकरणों की कमी है, ये उपकरण कोरोना काल के पहले से कम है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो जा रहा है कि जब कोरोना काल के दौरान सभी जिलों से मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेहतर इलाज की आस में वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हायर सेंटर पहुंचे, किसी बड़े जिले में पहुंचे। यही एक बड़ी वजह है कि चाहे प्रयागराज हो, वाराणसी हो, लखनऊ हो, गाजियाबाद हो, आगरा हो, कानपुर हो, मेरठ हो, इन जिलों पे लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आसपास के जिलों के मरीज भी इन जिलों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके जिले में इलाज की वो समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए थी। कहीं न कहीं ये उत्तर प्रदेश के चिकित्सा और व्यवस्था को दिखा रहा है कि किस तरीके से वहां पर उच्चीकरण करने की जरूरत है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों को 4 अरब रुपए का बजट भेजा गया है, जिसमें सभी जिलों को अलग अलग ये बजट आवंटित किया गया है। जिस जिले की जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बजट दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कितना देरी क्यों? जब ये स्थिति सामने है तो कब उपकरणों की खरीद होगी, कब डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट होगा और कब इलाज बेहतर तरीके से शुरू होगा, ये सवाल अभी भी खड़े हैं। क्योंकि निश्चित है कि ये जानकारी किसी भी प्रशासन के अफसर को, शासन के अफसर को आज से नहीं लंबे समय से है, तो आखिर इन पर पहले उपाय नहीं किए गए, जिस वजह का खामियाजा आज केंद्रीय मंत्री को ट्वीट कर बताना पड़ रहा है कि उसके भाई के लिए उनको बेड की जरूरत है और कहीं न कहीं से उनको उपलब्ध कराया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल ये जो ट्वीट है ये उत्तर प्रदेश की स्थिति को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री उनको बेड के लिए जिलाधिकारी से गुहार लगाना पड़ रहा है और ये जनरल वीके सिंह जिनका आप ट्वीट इस वक्त देख रहे हैं, इनके जो भाई हैं वो कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन ये अपने भाई तक के लिए बेड की व्यवस्था नहीं कर पा रहे।
तो जनरल वीके सिंह का ये आप ट्वीट देख रहे हैं। तो ये जनरल वीके सिंह का ट्वीट है। केंद्र में मंत्री हैं, गाजियाबाद के सांसद हैं, भाई इनके कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन भाई के संक्रमण के बावजूद ये इलाज के लिए, बेड के लिए जिलाधिकारी से मदद मांग रहे हैं, आम लोगों से मदद मांग रहे हैं कि कोई इनकी मदद करे। ये रुकें, छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटते हैं।